हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं ज्वालामुखी का नेक्स्ट पार्ट खूंखार, एपिसोड नंबर 1। अजगर खान ने घोड़े की लगाम खींची। तीव्र हिनहिनाहट के साथ घोड़ा अपनी अगली दोनों टांगे उठाने के बाद रुका। अजगर खान ने एक निगाह खुमान सिंह के शानदार बंगले पर मारी, फिर उछलकर घोड़े से नीचे उतर आया। लगाम थामे वह फाटक के पास पहुंचा। वहां मौजूद दोनों हथियारबंद पहरेदारों ने उसे देखा। मुझे खुमान सिंह से मिलना है। क्यों? काम है। अजगर खान के माथे पर बल पड़ गए। तू क्यों पूछता है? भीतर खबर कर। जानता नहीं मुझे? अजगर खान कहते हैं मुझे। जाकर बोल भीतर। एक पहरेदार भीतर की तरफ बढ़ गया। अजगर खान ने घोड़े की लगाम स्टैंड पर बांध दी। खुमान सिंह से तो उसकी मुलाकात ना हो सकी, अलबत्ता आधे घंटे के बाद उसे गजाला के सामने हाजिर कर दिया गया। अजगर खान के ऐतराज उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह जिस काम की खातिर आया था उसके लिए खुमान सिंह की बेटी गजाला से मुलाकात हो या खुमान सिंह से, बात एक ही थी। वह तो उनके कंधे पर बंदूक रख के अपने दुश्मन ज्वाला पर वार करने आया था। गजाला ने गहरी निगाहों से उसे देखा। कहो अजगर खान, गजाला ने प्रभावशाली स्वर में पूछा। बहुत ही खास बात करने आया था आपसे, अजगर खान ने कहा। बोलो। थापड़ नाम का कैदी आपके कैद खाने से भाग निकला है ना? तो और आपका ख्याल है कि उसे देवराज चौहान और जगमोहन ने फरार करवाया है? हमारा ख्याल छोड़ो, अपनी कहो। वह दोनों अकेले यह काम नहीं कर सकते, उनका साथ किसी ने दिया है। गजाला के होठ भिज गए। तुम जो भी कहना चाहते हो स्पष्ट कहो अजगर खान, बात को घुमाओ मत। मैं उसे जानता हूं जिसने देवराज चौहान और जगमोहन का साथ दिया है। कौन है वह? गजाला के होठों से गुर्राहट सी निकली। थापर को उसी ने पनाह दे रखी है। मैंने पूछा है कौन है वह? गजाला का स्वर सर्द हो गया। ज्वाला। गजाला के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। ज्वाला? हाँ, थापर इस समय इसी के ठिकाने पर छिपा बैठा है। अजगर खान, गजाला ने उसी लहजे में कहा, यह बात तुम इसलिए भी तो कह सकते हो क्योंकि ज्वाला के साथ तुम्हारी दुश्मनी है। तुम इसमें दुश्मनी की कोई बात नहीं, थापर ज्वाला के पास ही है। अगर यह बात गलत निकली तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। अजगर खान के होठों पर मुस्कान उभरी। धर्मराज का चेहरा तप रहा था, आंखें धधक रही थी। वह मौत का प्रतिरूप लग रहा था। जबड़े इतनी जोर से भींचे थे कि गालों की हड्डियां बाहर की ओर झलक उठी थी। तेज तेज कदम उठाते हुए उसने कमरे में प्रवेश किया। सामने ही ज्वाला कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर कठोरता के भाव थे। क्रोध से सुलगती उसकी निगाह धर्मराज की आंखों में जाकर अटक गई। तुम जो कहने आए हो मैं जानता हूं, कहते हुए ज्वाला उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सुलग रहा था। वह आगे बढ़ा, अलमारी खोलकर उसमें से गन निकाली और धर्मराज की तरफ उछाली, जिसे कि धर्मराज ने फौरन लपक लिया। दूसरी गन ज्वाला ने खुद थामी और पलटा। गजाला और बन्ने शाह के साथ करीब 30 आदमी है। धर्मराज ने दांत भींचकर कहा। सबके तेवर खतरनाक लग रहे हैं, वह रुकने वाले नहीं। रोकना हमें आता है, ज्वाला ने गुर्रा कर कहा। रोकना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वे हमारी जान लेकर रहेंगे। सही पोजीशन क्या है? ज्वाला ने गन की मैगजीन चेक करते हुए कहा। गजाला, बन्ने शाह और सारे आदमी इस जगह को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। हमारे आदमियों ने पोजीशन ले रखी है। सामने खुमान सिंह की बेटी को देखकर बेहिचक रहे हैं। सबको समझा दो, सामने कोई भी हो परवाह न करे। समझा कर ही आया हूं। कितने आदमी हैं इस वक्त हमारे पास? ज्वाला ने ठंडे स्वर में पूछा। 20-22 के करीब। बहुत है, ज्वाला ने पूर्ववत लहजे में कहा। संभाल लेंगे हम उन्हें। तुम थापर को समझा दो कि इस वक्त उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसे कहना कि फायरिंग शुरू होते ही पीछे वाले रास्ते से किसी तरह भाग निकले। जब सब कुछ संभल जाए तो बेशक वापस आ जाए। धर्मराज ने सिर हिलाया। और किसी तरह एक आदमी देवराज चौहान की तरफ रवाना कर दो। उसे कह दो कि वह मकान छोड़कर कहीं और खिसक जाए, क्योंकि ये लोग मुकाबला करने के बाद देवराज चौहान और जगमोहन को निवाला बनाएंगे। मतलब साफ है कि यह बात खुल चुकी है कि देवराज चौहान की मदद हमने की है थापर को कैद से भगाने में। लेकिन यह बात खुली कैसे? धर्मराज के पास इस वक्त इस बात का जवाब नहीं था। बाहर वाले क्या कहते हैं? ज्वाला ने धांध पींचकर पूछा। गजाला तुमसे बात करना चाहती है, धर्मराज ने कहा। ठीक है, थापर को समझा दो और एक को देवराज चौहान की तरफ रवाना कर दो। जब भी उसे मौका मिले निकल जाए। उसके बाद गजाला को मेरे पास ले आना, सिर्फ गजाला को। जब वह मेरे पास आए तो उसके पास हथियार ना हो। गजाला से बात करने का कोई फायदा तो होगा नहीं। फिर भी, ज्वाला ने विशेले स्वर में कहा, बात करने में हर्जी क्या है। धर्मराज बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद गजाला के साथ धर्मराज ने भीतर प्रवेश किया। ज्वाला और गजाला की निगाहें आपस में टकराई। दोनों की निगाहों में खूंखार भाव थे। इसकी तलाशी ली। ज्वाला ने शब्दों को चबाकर धर्मराज से पूछा। हाँ, अब यह बेहथियार है। ठीक है, अब तुम बाहर का मामला संभालो, ज्वाला ने पूर्ववत लहजे में कहा। धर्मराज बाहर निकल गया। बैठो,
परंतु ज्वाला अपनी जगह से हिला तक नहीं। ज्वाला गजाला जैसे फुफकार उठी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर किसका? हमारा, हुमान सिंह का। मैं, ज्वाला कहर से हंसा, किसी से नहीं डरता, कमजोर लोग डरते हैं। और तुम बहादुर हो? बहादुर होने के बारे में तो नहीं जानता, परंतु अपने लिए काफी हूं। तुमने हुमान सिंह के खिलाफ कदम उठाया है ज्वाला? हाँ, ज्वाला ने गन पर हाथ फेरा। उठाया है, मैं इनकार नहीं करता। थापर को तुमने कैद खाने से फरार करवाया? गजाला गुर्राई। नहीं, मैंने उसे कैद खाने से फरार नहीं करवाया, यह झूठी अफवाह है। जिसने फरार करवाया उसकी मदद की तुमने? गजाला के होठ भिज गए। की, सरासर की। थापर को कैद खाने से फरार करवाने वाले देवराज चौहान और जगमोहन है ना? ज्वाला हंसा। तुम सब कुछ जानती हो, यह बात मुझे पहले ही मालूम है। तुम्हारे आदमी आज सुबह से ही देवराज चौहान के पीछे हैं। ज्वाला ने कड़क स्वर में उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुमने देवराज चौहान की मदद क्यों की थापर के मामले में? तुम सिर्फ अपने काम की बात करो। गजाला की आंखों की सुर्खी बढ़ गई। थापर तुम्हारी पनाह में है? हाँ, इस वक्त वह मेरी पनाह में है। ज्वाला का लहजा खतरनाक था। थापर हमारे कैद खाने से भागा हमारा कैदी है, उसे हमारे हवाले कर दो। साथ ही तुम खुद को भी हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुमने देवराज चौहान की मदद की है थापर को कैद खाने से फरार करवाने में, और अब उसी को पनाह दे रखी है। ज्वाला मौत से भरी हंसी हंसा। क्यों, थापर को और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं? कौन होते हो तुम लोग? हम मंगोलिया के मालिक हैं। गजाला धधकी। भूल में हो, मंगोलिया का कोई मालिक नहीं, मंगोलिया के सब ही मालिक है। यह जुदा बात है कि मंगोलिया को तुम्हारे परदादा मंगल सिंह ने बसाया था कभी, लेकिन यह जमीन कोई हिंदुस्तान सरकार से खरीदी नहीं थी मंगल सिंह ने। ज्वाला ने कहर भरे स्वर में कहा। हम मंगोलिया के मालिक हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हम, गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हो। ज्वाला ने उसकी बात काटकर वहशी स्वर में कहा। तुम लोगों ने अपनी ताकत का नमूना किसके सामने पेश किया है? किसे खदेड़ा है? किससे टक्कर ली है? यूं ही सबके दिलो दिमाग पर हुमान सिंह का हवा बैठा रखा है, क्योंकि वह जवाहर सिंह का बेटा है। ताकतवर होने की पुश्तैनी छाप चली आ रही है, लेकिन तुम लोगों को यह नहीं मालूम कि हम लोग भी बहुत ताकतवर हैं। किसकी ताकत ज्यादा है यह तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा, मुंह से कहने से पता नहीं चलता। गजाला की आंखों में अब मौत से भरे तूफानी भाव थे। तो तुम्हें मेरे पापा की ताकत पर संदेह है? हाँ। तुम्हें शक है कि तुम्हारी ताकत मेरे पापा की ताकत से ज्यादा है? शक नहीं, पूरा यकीन है। ज्वाला ने शब्दों को चबा कर कहा। तुम थापर को हमारे हवाले नहीं करोगे? नहीं। हमसे मुकाबला करने की, हुमान सिंह से टक्कर लेने की औकात है तुम्हारी? औकात कहीं ज्यादा है। जितना ताकतवर तुम लोग खुद को समझते हो उतने हो नहीं, और अब हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। गजाला के चेहरे पर भुजाल के चिन्ह उभरे। तुमने बहुत बड़ी बात कर दी ज्वाला, वह फुफकार उठी। तो अब ताकत की आजमाइश हो ही जाए ज्वाला। साथ ही मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि बाद में तुमसे यह सवाल नहीं कर सकूंगी कि अब बोलो कौन ज्यादा ताकतवर रहा। बाद में पूछ लेना यह सवाल, मैं इनकार नहीं करूंगा बताने में। तब तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, फिर पूछूंगी किससे? ज्वाला दरिंदगी भरे स्वर में हंस पड़ा। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी लाश बिछा दूं। ज्वाला ने दांत भींचकर हाथ में पकड़ी गन को गजाला की तरफ किया। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, नहीं तो मंगोलिया वाले कहेंगे। ज्वाला ने धोखे में रखकर गजाला को शूट किया। जाओ, जो करना है कर लो। गजाला का चेहरा धधक उठा। ज्वाला, अभी भी संभल जाओ। अगर तुम आधे मिनट में बाहर नहीं निकली तो मुझे गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ज्वाला, गजाला ने वहशी स्वर में कहा। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, लेकिन तुम नहीं समझे। अब तुम हमारी ताकत देखना। कहने के साथ ही गजाला पलटी और सुलगते कदमों से बाहर निकलती चली गई। ज्वाला ने गन संभाली और बाहर निकला। तभी सामने से आता धर्मराज दिखाई दिया। ज्वाला, धर्मराज पास आते हुए बोला, मैंने थापर को फरार करवा दिया है और एक को देवराज चौहान की तरफ दौड़ा दिया है। बहुत अच्छा किया। ज्वाला ने दांत भींचे। गजाला के साथ क्या रहा? वही जो होना था। ज्वाला ने खतरनाक स्वर में कहा। वह अपनी ताकत के गुरूर में है और हम अपनी। अब यह खूनी जंग आसानी से समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे हाथ गजाला और हुमान सिंह की गर्दनों तक नहीं पहुंच सकेंगे और उनके हाथ मेरी गर्दन तक। मौत का शतरंजी खेल लंबा चलेगा धर्मराज। तो अब ठन गई? हाँ, चलो यहाँ से। कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है और अगला मौका मिलते ही अपने सारे आदमियों को इकट्ठे कर लेना। हमें हुमान सिंह के सामने कमजोर नहीं पड़ना है। अब होने वाली फायरिंग का हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि उन्हें हमारी ताकत का एहसास हो सके। नगीना ने दौड़ने वाले अंदाज में कमरे में प्रवेश किया। जोधा सिंह सोने की तैयारी में था। इस समय रात के 11 बज रहे थे। दिन भर वह अजगर खान की तलाश में रहा, परंतु अजगर खान नजर न आया। उसके 3 आदमी अवश्य मिले जिन्हें उसने शूट कर दिया था। जोधा सिंह पक्की तरह सोच चुका था कि जब तक वह अजगर खान को शूट नहीं कर देता तब तक वह मंगोलिया से वापस नहीं जाएगा। नगीना को हड़बड़ाई मुद्रा में देखकर जोधा सिंह की आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ? पापा, गणपत ने अभी बताया है
गजाला और बन्ने शाह ने 30 आदमियों के साथ ज्वाला की जगह को घेर लिया है। गजाला और ज्वाला के बीच पहले तो कुछ देर बात होती रही, फिर उनके बीच फायरिंग शुरू हो गई। नगीना जल्दी से बोली। जोधा सिंह उसी मुद्रा में बैठा रहा। यह सब तो होना ही था। ज्वाला ने देवराज चौहान की मदद करके थापर को कैद खाने से फरार करवाया। इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ज्वाला को बचाइए पापा। क्यों, वह खतरे में है? उसने खुद को अपनी बेवकूफी के कारण खतरे में डाला है। जो भी हो, आखिर वह आपका भाई है, नगीना ने तेज स्वर में कहा। मेरा भाई हो या कोई दूसरा, मैं ऐसे किसी इंसान की सहायता नहीं करूंगा जिसने खुद को जानबूझकर मुसीबत में डाला हो। अगर कोई जायज बात होती तो मैं आज अवश्य ज्वाला की सहायता करता। यह उसका खुद का पैदा किया मामला है। लेकिन पापा, सोने दो मुझे, अब जाओ। लेकिन ज्वाला, उसने कुछ सोचकर ही खुमान सिंह के मुकाबले पर खड़ा होने की कोशिश की होगी। वह बच्चा नहीं है, मेरा बीच में आना ठीक नहीं। जोधा सिंह ने स्पष्ट कहा, मैं बिना वजह ज्वाला की सहायता करके खुमान सिंह के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। ज्वाला ने खुमान सिंह से दुश्मनी ली है तो उसे वह खुद ही भुगतेगा, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। नगीना समझ गई कि अब पापा इस मामले में दखल नहीं देंगे। देवराज चौहान ने घोड़े की लगाम खींची तो घोड़ा रुक गया। जगमोहन और ज्वाला के आदमी ने भी घोड़े रोक लिए। यह अंधेरे से भरी जगह थी। देवराज चौहान ने ज्वाला के आदमी को देखा। अब तुम जाओ, अच्छा हुआ जो ज्वाला ने तुम्हें भेजकर हमें हालातों से आगाह करा दिया। उस घर में वापस नहीं जाना देवराज चौहान, नहीं तो खुमान सिंह के आदमी तुम्हें उड़ा देंगे। मैं समझता हूँ। ज्वाला के आदमी ने लगाम को झटका और घोड़े को ऐड़ मारी तो घोड़ा आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। चारों तरफ अंधेरा था, अलबत्ता घरों में जल रही रोशनियां अवश्य चमक रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। फायरिंग की मध्यम सी आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। जाहिर था कि कोई जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। फायरिंग की लगातार हो रही आवाज को सुनकर मंगोलिया वासियों ने भी घरों से बाहर निकलना आरंभ कर दिया था। देवराज चौहान और जगमोहन के बीच कई पलों तक खामोशी रही। अब जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। ज्वाला का उन लोगों से टकराव हमारी ही वजह से हो रहा है, तो हमें ज्वाला की सहायता के लिए पहुंचना चाहिए, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। क्या मालूम कुमार सिंह के कितने आदमी वहां पर मौजूद हों। कितने भी हो, ज्वाला का साथ देना हमारा फर्ज है। मत बोलो कि अगर ज्वाला सही सलामत होगा तो तभी हमारा आगे का रास्ता सुधरेगा, नहीं तो 40 अरब तक पहुंच पाना असंभव हो जाएगा। ज्वाला ही तो खुमान सिंह को संभालेगा। अगर वह खुमान सिंह के आदमियों के सामने कमजोर पड़ गया तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। खुमान सिंह का दबदबा और बढ़ जाएगा, मंगोलिया वालों में उसकी ताकत का भूत और चढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। फिर 40 अरब तो दूर, जान के भी लाले पड़ जाएंगे। इस समय खुमान सिंह के आदमियों को कमजोर करना निहायत जरूरी है, वरना अपनी खैर नहीं। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। आओ, देवराज चौहान के दांत भिज गए। मंगोलिया की धरती पर मंगोलिया के इतिहास में पहली बार बारूद का ज्वालामुखी फूटा था। नहीं तो आज तक मंगोलिया की धरती पर इक्का दुक्का ही फायरिंग होती रही थी, परंतु आज जो ज्वालामुखी फटा था उसके शोर से मजबूरन लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था कि क्या हुआ, खतरनाक फायरिंग कहाँ हो रही है। और जो लोगों को मालूम होता जा रहा था कि यह सब गजाला और ज्वाला के बीच हो रहा है, उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। सबके होठों पर एक ही बात थी कि ज्वाला ने अपनी मौत बुला ली है। भला खुमान सिंह से टकराकर वह जिंदा कैसे रह सकता है? अब उसकी लाश ही देखने को मिलेगी। किसी की भी आंखों में नींद ना थी। मंगोलिया वासी तैयार थे यह सुनने के लिए कि ज्वाला को गोलियों से भून दिया गया। इसके साथ ही सबको इस झगड़े का मूल कारण मालूम हो गया था कि खुमान सिंह की कैदी को फरार करवाने के पीछे देवराज चौहान और ज्वाला का हाथ था, और उसी कैदी को इस वक्त भी ज्वाला ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है। उधर अजगर खान तो जैसे खुशी के ठहाके लगा रहा था, जश्न मना रहा था। रूपचंद, अजगर खान ठठाकर हंस रहा था। मजा आ गया। ज्वाला ऐसा फंसा कि अब वह सांस भी नहीं ले सकेगा और मरा। हमारा दुश्मन खत्म। अब मंगोलिया में खुमान सिंह के बाद अजगर खान की ताकत का डंका बजेगा। रूपचंद, हाँ, पास में खड़ा रूपचंद सिर हिलाकर बोला। अभी तक ज्वाला की मौत की खबर नहीं आई, अजगर खान एकाएक बोला। अभी आती होगी। तुमने अपने आदमी तो वहां रख छोड़े है ना? हाँ, और सख्ती से उन्हें कह रखा है कि ज्वाला की मौत की खबर पाते ही हमें फौरन खबर करें। फिर ठीक है, खबर आती होगी। इसके साथ ही हमारे दूसरे दुश्मन देवराज चौहान और जगमोहन भी नहीं बचेंगे। वह, अजगर खान ठठाकर हंस पड़ा। वह तो मच्छरों की भांति मसले जाएंगे। मंगोलिया में खुमान सिंह के सामने उनकी हस्ती ही क्या है। बस थोड़ी देर की बात है। ज्वाला का खात्मा होते ही गजाला ने देवराज चौहान और जगमोहन को उड़ा देना है। हाँ, सुबह तक मंगोलिया में पहले की तरह शांति होगी। रूपचंद ने सिर हिलाया। और हमारे सारे दुश्मन खत्म। अजगर खान ने पुनः कहका लगाया। लगता है आज रात सोने को नहीं मिलेगा। सोया जा भी नहीं सकेगा। अब तो ज्वाला, देवराज चौहान और जगमोहन की मौत की खबर मिलने के बाद ही चैन की नींद आ सकेगी। बेवकूफ था ज्वाला। देवराज चौहान की मदद न करता और उस कैदी थापर को फरार नहीं करवाता तो यह सब ना होता।
किसी में इतनी हिम्मत भी ना होती कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख पाता। परंतु अब तो ज्वाला की लाश ही मंगोलिया की सड़कों पर घसीटी जाएगी। रुकने की अपेक्षा धूम धड़ाकों की आवाजें बढ़ती जा रही थी। सारा मंगोलिया थर्रा उठा था। गजाला और बंदे शाह ने ज्वाला की जगह को घेर रखा था और भीतर ज्वाला, धर्मराज और उसके आदमियों ने पोजीशन संभाल रखी थी और जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। मकान के ऊपरी हिस्से में ज्वाला और धर्मराज ने पोजीशन ले रखी थी, जो कि अपनी गन से चुन चुन कर दुश्मनों को उड़ा रहे थे। हालांकि अंधेरा होने के कारण उन्हें दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी उनके निशाने जारी थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अधिकतर लाइटें बंद कर दी थी ताकि बाहर वाले अपना निशाना ठीक से ना ले सके, फायरिंग में उन्हें दिक्कत हो। धर्मराज, ज्वाला उसके पास पहुंचा। जी, हालात क्या है? ज्वाला के होठों से गुर्राहट निकल रही थी। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे आदमियों की क्या पोजीशन है? अच्छी है। अंधेरे का फायदा हमें भी मिल रहा है और दुश्मनों को भी। हमारे आदमी अभी तक सही सलामत अपनी जगह पर टिके हुए हैं। कहने के साथ ही धर्मराज की गन ने आग उगली। लेकिन धर्मराज, यह सब कब तक चलेगा? हम उनके घेरे में हैं। फायरिंग इसी प्रकार होती रही तो हमारा असला बारूद समाप्त हो जाएगा। बाहर वालों का असला तो खुमान सिंह और भेज देगा, लेकिन हमारा क्या होगा? ज्वाला ने होठ भींच कर कहा। इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं, धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा। जवाब है क्या? हम खुलकर सामने आ जाते हैं। निर्णायक फैसला हम नहीं या फिर वे नहीं। बात तो यह भी सही है। खैर, अभी तो सब कुछ ऐसे ही जारी रखो। जब असला कम होना शुरू होगा तो देखेंगे इस बारे में कि क्या करें, लेकिन हमें हारना नहीं है धर्मराज। धर्मराज ने कुछ ना कहा। ज्वाला ने अपनी जगह पर वापस पहुंचकर पुनः गन का मुंह खोल दिया। गजाला, बन्ने शाह और उनके आदमियों ने अच्छी तरह पोजीशन ले रखी थी। उन्होंने अपने हथियारों के मुंह खोल रखे थे। ज्वाला की लाश देखे बिना वापस जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। कितने मरे या कितने मारे, इसकी उनके पास गिनती ना थी। यह तो बारूद का ज्वालामुखी ठंडा होने पर ही पता लगना था। गजाला ने अपने आदमियों से जरा हटकर पनाह ले रखी थी। उसकी खूंखार निगाह उस जगह पर थी जहां से ज्वाला और धर्मराज अंगारों की बारिश कर रहे थे। गजाला को पूरा विश्वास था कि उन दोनों में से एक जगह ज्वाला मौजूद है। गजाला ने अपना पूरा ध्यान उन दोनों पर केंद्रित कर दिया था। बस वहां अपना निशाना टिकाकर ज्वाला का किस्सा खत्म कर देना चाहती थी। गजाला अपनी जगह से हिली और धीरे धीरे उस जगह की तरफ सरकने लगी जहां से ज्वाला और धर्मराज का निशाना आसानी से लिया जा सकता। गजाला के चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे। उसकी आंखों में सिर्फ मौत ही मौत थी। गोलियों के धमाके अब उसे अच्छे लगने लगे थे। वह चाहती थी मौत का शोर बढ़ता ही रहे। मुद्दत के बाद वह इस खूनी शोर में शामिल हुई थी। 2.5 घंटे हो चुके थे इस बारूद के ज्वालामुखी को फटे और हर पल बढ़ता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गजाला एक लंबा चक्कर काट कर दूसरी तरफ पहुंचना चाहती थी तो कि ज्वाला के मकान के ऊपरी हिस्से में से जो जानलेवा फायरिंग ज्वाला और धर्मराज कर रहे थे उनका निशाना वह ले सके। कुल मिलाकर वो चाहती थी कि ज्वाला अब ज्यादा देर तक जिंदा ना रहे, बहुत जल्द उसकी लाश उसके सामने हो। अभी गजाला कुछ ही आगे गई होगी कि एकाएक किसी ने छलांग लगा दी और उसके ऊपर आकर उसे दबोच लिया। अगले ही पल उसके रिवॉल्वर वाले हाथ को तीव्र झटका दिया गया। रिवॉल्वर छूटकर अंधेरे में गुम हो गई। गजाला को उसने एक तरफ जकड़ रखा था कि वह हिल भी ना पा रही थी। कौन हो तुम? गजाला अपनी सांस संयत करते हुए गुर्रा उठी। देवराज चौहान। वह देवराज चौहान ही था। उसके स्वर में मौत की हंसी थी। 2 पल के लिए गजाला के होठों से आवाज न निकली। तुम? गजाला के गले से खरखराता स्वर निकला। तुम हमारे घेरे में आ गए? हाँ, 2 ने भोंकने की कोशिश की थी, उनका गला दबाना पड़ा। देवराज चौहान गजाला के ऊपर से हटा और अपने रिवॉल्वर की नाल उसके शरीर से टिका दी। गजाला ने खुद को बुरी तरह फंसा महसूस किया। तुम्हें ढूंढने में पूरा 1 घंटा लगा। देवराज चौहान मौत से भरे लहजे में हंसा। तुम इस मामले में दखल क्यों दे रहे हो देवराज चौहान? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो गजाला, और अब तक तुम मेरे साथ जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी उसे तो अब बंद ही समझो। क्या मतलब? मैं मामले में दखल नहीं दे रहा, बल्कि यह मामला ही मेरा है। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि थापर को कैद खाने से मैंने फरार करवाया है, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, इसलिए कि तुम जानना चाहती थी कि थापर को कैद खाने से फरार करने में किसने मेरी सहायता की। क्योंकि अगर तुम मुझे पहले पकड़ लेती या शूट कर देती तो तुम कभी भी मेरे साथी ज्वाला को तलाश नहीं कर पाती। अब ज्वाला को तुमने मेरे साथी के तौर पर ढूंढ ही निकाला और ज्वाला से फुर्सत पाकर तुम्हारा रुख सीधा मेरी तरफ होना था। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। गजाला के दांत सख्ती से भिज गए। यहाँ क्या करने आए हो? यह मामला खत्म करने? मुझे शूट करके? नहीं, इस तरह पीछे से आकर मैं किसी को शूट नहीं करता। जिस दिन सामने से आऊं तब समझ लेना कि तुम शूट होने जा रही हो। देवराज चौहान हंसा। गजाला अंधेरे में ही उसे घूरती रही। चाहते क्या हो? अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और यहाँ से निकल जाओ। क्यों? गजाला के जबड़े कस गए। शुक्र करो कि मैं तुम्हें शूट नहीं कर रहा। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली।
इस पर भी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोग अब मंगोलिया भर में मुझे तलाश करते फिरोगे मुझे शूट करने के लिए। ऐसा है तो मुझे शूट क्यों नहीं कर देते? गजाला के दांत भिज गए। इसलिए कि अभी तक खुलेआम तुमने मेरे खिलाफ जंग नहीं छेड़ी, अभी तो तुम ज्वाला को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसके खूबसूरत गाल से लगाई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी खोपड़ी ना उड़ाऊं तो इसी समय अपने आदमियों से कहो कि फायरिंग रोक दे, उन्हें वापस जाने का आदेश दो। अब यह खूनी सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसी समय मरोगी। गजाला के दांत किटकिटाने की आवाज स्पष्ट उभरी। चलो उठो, देवराज चौहान ने कहते हुए उसकी बाह पकड़ी और उसे साथ लिए खड़ा हो गया। रिवॉल्वर की नाल गजाला के जिस्म से सटी हुई थी। कोई शरारत नहीं, चालाकी नहीं। अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें जान निकलने की भी खबर नहीं होगी। गजाला उसकी बात मानने को मजबूर थी। उसके पास रिवॉल्वर नहीं थी और देवराज चौहान के रिवॉल्वर की नाल हर पल उसके साथ सटी थी। वह कभी भी उसे शूट कर सकता था। गजाला देवराज चौहान के साथ उस जगह पर पहुंची जहां बन्ने शाह ने पोजीशन ले रखी थी। बन्ने शाह यह नजारा देखकर चौंका, समझ गया कि हालात नाजुक है। बन्ने शाह, गजाला ने सपाट लहजे में कहा, बंद करो यह सब और अपने सारे आदमियों को साथ लेकर यहाँ से चले जाओ। जी। बन्ने शाह ने अपनी जगह छोड़ दी। कुछ ही मिनटों में वहां सन्नाटा छा चुका था। बन्ने शाह ने सबको वहां से वापस चले जाने का आदेश दिया था और फिर सबके साथ खुद भी वापस जा रहा था। देखते ही देखते वे सब उसकी निगाहों से ओझल हो गए। देखते ही देखते वे सब उनकी निगाहों से ओझल हो गए। अब तुम भी जाओ, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। दोस्ताना अंदाज से यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। हमारी अगली मुलाकात कैसी होगी इसका अंदाजा तुम लगा ही सकती हो। तब या तो तुम बचोगी या मैं। गजाला ने कुछ नहीं कहा। उसकी कही कोई भी बात देवराज चौहान को ट्रिगर दबाने पर मजबूर कर सकती थी। गजाला घोड़े पर बैठी और देखते ही देखते उसकी निगाह एक तरफ अंधेरे से निकलकर जगमोहन उसके पास आ पहुंचा। उसे शूट क्यों नहीं किया? जगमोहन करीब आते ही बोला। गजाला को? हाँ, अभी उसे शूट करने की नौबत नहीं आई थी। तभी ज्वाला बाहर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में गन थी। सारे हालात को उसने नोट कर लिया था। वह समझ चुका था कि बाजी कैसे पलटी। देवराज चौहान! ज्वाला दूर से ही खुशी से चीखा। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे पर बरबस ही मुस्कुराहट बिछ गई। ज्वाला भागता हुआ पास आया। मैंने तुम्हें अंधेरे में ही पहचान लिया था, ज्वाला सांसों को संयत करता बोला। तुमने तो कमाल ही कर दिया। कैसे पलटी बाजी, कैसे रोका उन सबको? देवराज चौहान ने बताया। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। जब मंगोलिया वालों को खबर मिलेगी कि खुमान सिंह के लोग वापस चले गए हैं तो उनकी छवि टूटेगी। उनकी ताकत का जो डंका बजता है वह बजना बंद हो जाएगा। खुमान सिंह के लिए यह भारी चोट साबित होगी। तुम्हारी इस लड़ाई में क्या पोजीशन थी? ठीक ही थी। हम डटकर उनका मुकाबला कर रहे थे। हमें चिंता थी तो सिर्फ इस बात की कि असला बारूद खत्म हो जाने पर क्या करेंगे। जो कुछ भी हुआ सब अचानक हुआ, परंतु अब हम हर तरह के हालात के लिए तैयार रहेंगे। असला बारूद सुबह तक मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा कि काफी लंबी जंग लड़ी जा सके। मेरे तो आदमी भी यहाँ पूरे नहीं थे। अब सबको बुला लूंगा। खुमान सिंह की मुझे 1 इंच भी परवाह नहीं, वह मेरे हाथों मरा ही मरा। गजाला को कैसे मालूम हुआ कि तुम मेरे साथी हो? कैसे वह यहाँ आ धमकी? पक्के तौर पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वह सब थापर की वजह से हुआ। क्योंकि गजाला की मुझसे जो बात हुई उसमें उसने स्पष्ट कहा कि थापर इस समय मेरे ठिकाने पर है। जाहिर है कि उसके आदमियों ने थापर को यहाँ आते देख लिया होगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ऐसा ही हुआ होगा। अब जरा अपनी तैयारी पूरी करके रखना। गजाला खामोश नहीं बैठने वाली, वह पूरे जोर शोर से हमला करेगी। तभी धर्मराज वहां आ गया। हमारे 3 आदमी इस लड़ाई में मारे गए और खुमान सिंह के हमसे ज्यादा है। 5-7 लाशें तो एक ही निगाह घुमाने पर नजर आ रही है। ज्वाला की आंखों की चमक बढ़ गई। अब हम चलते हैं, देवराज चौहान ने कहा। कहाँ जाओगे? ज्वाला बोला। वहां जाने का तो मतलब ही नहीं। मेरे साथ ही रहो। मैं नहीं, हम अपना कोई ठोस इंतजाम कर लेंगे। तुम हमारी फिक्र ना करो। कल दिन में मुलाकात करके असली मुद्दे पर बात करेंगे। 40 अरब वाला? हाँ। पास खड़ा धर्मराज बात को समझ न सका। थापर को मैंने लड़ाई शुरू होते ही यहाँ से निकाल दिया था। वह कहाँ गया होगा? मंगोलिया के लिए तो वह अनजान है। देवराज चौहान बोला। क्या कह सकता हूँ, शायद मामला ठीक देखकर रात को ही वापस आ जाए। ज्वाला ने सिर हिलाकर कहा। नहीं तो कल दिन में तो वह अवश्य आ ही जाएगा। देवराज चौहान और जगमोहन ने विदा ली और वहां से चल पड़े। उनके घोड़े सामान्य गति से आगे बढ़ रहे थे। सड़कों पर खड़े लोग उन्हें देख रहे थे और रास्ता दे रहे थे। ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ थे कि ये दोनों और ज्वाला ही खुमान सिंह के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। देवराज चौहान और जगमोहन ने एक गली में घोड़े मोड़े तो कुछ आगे जाते ही एक घुड़सवार उनके सामने आ खड़ा हुआ। वहां गहन अंधेरा था। किसी का भी चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। वह घुड़सवार अकेला था। उसका एक हाथ लगाम पर और दूसरा कमर पर बंधे होस्टर पर था। देवराज चौहान और जगमोहन ने घोड़ों की लगामें खींच ली थी। तो देवराज चौहान और जगमोहन आजकल मंगोलिया का नक्शा बिगाड़ने में लगे हैं।
उस घुड़सवार ने हौले से हंसकर कहा, मेरा आशीर्वाद साथ है तुम लोगों के, करो जो मर्जी करो। देवराज चौहान और जगमोहन दोनों ही चौंके। चौंकने का असल कारण था घुड़सवार की आवाज, जो कि पहले सुनी लग रही थी, मंगोलिया में नहीं, कहीं बाहर ही। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है, देवराज चौहान बोला। कोशिश करो, शायद पहचान जाओ, वह हंसा। तुम अपने बारे में खुद ही बता दो, जगमोहन बोला। हम, एक मिनट, देवराज चौहान क्या उठा, मैंने पहचान लिया है तुम्हें। अच्छा, घुड़सवार हंसा। तो बोलो। तुम वानखेड़े हो, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े फ्रॉम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। जगमोहन चौंका। वानखेड़े? खूब पहचाना। वानखेड़े हंसा। तुमने सही पहचाना मुझे, तुम्हारा दिमाग तेज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जगमोहन के स्वर में हैरानी थी। मैंने क्या करना है? वॉल्ट डकैती में तुम लोगों ने मुझे और सब इंस्पेक्टर जरीवाला को 50-50 लाख का हिस्सा नहीं दिया। सोचा शायद यहाँ तुम लोगों से कुछ वसूली कर लूं। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने कहा। यह जुदा बात थी कि वानखेड़े ने डबल गेम खेलकर जागीरा जोरावर सिंह से 50-50 लाख अपने और सब इंस्पेक्टर जरीवाला के ले लिए थे। हम तुम्हें हिस्सा कहां से देते? जगमोहन ने भिन्ना कर कहा। 80 करोड़ की वॉल्ट डकैती हमने की और माल ले उड़े जागीरा और जोरावर सिंह। हम खुद खाली हाथ रह गए। तभी तो, वानखेड़े के स्वर में मुस्कुराहट थी। जब तुम दोनों जोरावर सिंह को उसके फॉर्म पर शूट करके भागे तो मैंने तुम दोनों को पकड़ा नहीं जाने दिया था। फॉर्म का नायक मारा गया था, उसकी लाश का क्या किया? पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश उसकी बहन को सौंप दी गई थी, वानखेड़े ने एकाएक कहा। अब कम से कम मेरी एक उत्सुकता शांत कर दो। क्या तुम लोग छत से वॉल्ट में गए कैसे? वहां तो कोई रास्ता नहीं था, हम सिर पीट कर रह गए थे। एक सप्ताह छत से वॉल्ट में जाने का रास्ता तलाश करते रहे थे, परंतु मिला नहीं। हर बात बच्चों को नहीं बताई जाती। तो अब मैं बच्चा हो गया। जब वॉल्ट डकैती करने जा रहे थे तब तो मुझे बाप बनाकर हिस्सा देना स्वीकार कर लिया था, ताकि इस मामले में मैं अपना मुंह बंद रखूं। तब मैं वर्दी पहनकर भी अपना मुंह बंद रखे रहा, वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। तब की बात जुदा थी, हमारी गर्दन सब इंस्पेक्टर जरीवाला के हाथों में थी। तुम तो बड़े मतलबी हो यार, काम निकल गया तो सुर भी बदल लिया। तो क्या सारी उम्र तुम्हारे पांव दबाते रहे? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। डकैती का 80 करोड़ हमारे हाथों से निकल गया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं गया। गया क्यों नहीं? 50 लाख मेरा और 50 लाख जरीवाला का गया, पूरा 1 करोड़। वह तो तुम्हें और सब इंस्पेक्टर को हराम का पैसा मुंह बंद रखने को मिलना था, मेहनत का तो नहीं। तुम लोगों ने भी लूट की हराम की दौलत में से देना था, कौन सा अपनी जेब से दे रहे थे। वॉल्ट डकैती की दौलत हराम की नहीं थी, जगमोहन ने भिन्ना कर कहा। डकैती में दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, जान खतरे में डालनी पड़ती है, यह सब इतना आसान नहीं है। वानखेड़े ने कुछ कहना चाहा कि देवराज चौहान ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम मंगोलिया में क्या कर रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। यूं ही टहलने आ गए, वानखेड़े ने मुस्कुरा कर कहा। पुलिस वाले कहीं भी टहलने नहीं जाते, खास तौर से मंगोलिया जैसी जगह पर। वानखेड़े ने कोई जवाब न दिया। जवाब दो वानखेड़े, हमसे बात छिपाने का क्या फायदा? देवराज चौहान गंभीर था। वानखेड़े का मंगोलिया में आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसे। सरकारी तौर पर आया हूं। क्यों? मंगोलिया के बारे में हमें बरसों से खबरें मिल रही थी। हिंदुस्तान के नक्शे में कहीं भी मंगोलिया नहीं है। सरकार मंगोलिया में दिलचस्पी ले रही है, मुझे कई बार यहाँ भेजा गया। यहाँ की रिपोर्ट और तस्वीरें मैं ले गया था। यह सिलसिला साल भर से चल रहा है और अब यह सिलसिला समाप्त होने जा रहा है। मेरी फाइनल कॉल पर हिंदुस्तान की सरकार मंगोलिया को अपने कब्जे में लेने जा रही है। सब तैयारियां हो चुकी है, अब मेरे सिग्नल की देर है, जो कि मैं 1-2 दिन में करने वाला हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं तुम लोगों के बारे में ही खबरें सुन रहा हूँ। तुम लोगों ने मंगोलिया में कदम क्या रखा कि खून खराबा और बारूद के धमाके शुरू हो गए। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में मिली। मंगोलिया को कब्जे में करके हिंदुस्तान की सरकार को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आधे से अधिक ऐसे अपराधी पनाह लिए हुए हैं जिनकी देश के विभिन्न शहरों की पुलिस को तलाश है, जो बेहतर खतरनाक अपराध करके मंगोलिया में छिपे बैठे हैं। अधिकतर को तो फांसी की सजा होगी ही। इन सबका कानून की गिरफ्त में आना बहुत बड़ी बात होगी। तुम कब से यहाँ पर हो? देवराज चौहान ने पूछा। महीना हो गया। हिंदुस्तान सरकार को कैसे खबर करोगे कि मंगोलिया को घेर लिया जाए? मेरे पास ट्रांसमीटर है जो 100 किलोमीटर तक की रेंज के लिए बहुत है, वानखेड़े कह रहा था, और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर सब इंस्पेक्टर जरीवाला एक कस्बे में मौजूद है। मेरा मैसेज उस तक जाएगा और वह मेरे मैसेज को आगे पास करेगा। दोनों ने कुछ न कहा। तुम लोग मंगोलिया में क्या कर रहे हो? यूं ही तुम्हारी तरह टहलने आ गए। देवराज चौहान मुस्कुराया। गलत मत बोलो, तुम लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वानखेड़े ने मुंह बिगाड़ कर कहा। तुम लोग सिर्फ उसी जगह जाते हो जहां से दौलत मिलने की आशा हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मंगोलिया में दौलत कहाँ है। कहीं पर भी नहीं है। देवराज चौहान इस बार हंसा। नहीं, कहीं तो है, वानखेड़े के स्वर में दृढ़ता थी। यह तो दावे वाले अंदाज में कह रहा है, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। इसलिए कि पुलिस फाइल में दर्ज तुम लोगों की हिस्ट्री को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, वानखेड़े ने कहा। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं जोर भी नहीं दूंगा। तुम कहाँ ठहरे हो? देवराज चौहान ने पूछा। होटल में। कौन से होटल में? वानखेड़े ने होटल का नाम बताया। कल हम तुमसे मिलने आएंगे। क्यों? वानखेड़े की आवाज में उलझन के भाव आ गए। खास बात करनी है, और जब तक
हमसे बात न कर लो तब तक जरीवाला को किसी प्रकार का संदेश मत भिजवाना। अभी मंगोलिया में पुलिस का आना ठीक नहीं है। मैं समझा नहीं, वानखेड़े ने पूर्ववत लहजे में ही कहा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करोगे तो 10 करोड़ कमा लोगे। 10 करोड़? वानखेड़े सकपका उठा। हाँ, 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने कहा था ना कि तुम लोग मंगोलिया में दौलत के चक्कर में ही आए हो। वानखेड़े हंसा, फिर हंसी रोककर पूछा, किस्सा क्या है? मामला तो समझ में आए। कल हम होटल में आएंगे तुमसे मिलने, बाकी बातें तब होगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लगाम को झटका देकर देवराज चौहान ने घोड़े को एड़ मारी। घोड़ा वानखेड़े के घोड़े की बगल में से निकलकर आगे बढ़ गया। जगमोहन का घोड़ा उसके पीछे था। वानखेड़े ने भी अपने घोड़े को उत्तरी दिशा में आगे बढ़ा दिया। सब कुछ भूलकर वानखेड़े के मस्तिष्क में 10 करोड़ घूम रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन जब नगीना के रेस्टोरेंट पहुंचे तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। आधी रात बीत चुकी थी। इस समय मंगोलिया में एकमात्र यही जगह ऐसी थी जहां वे चैन से सो सकते थे और किसी को मालूम भी नहीं होना था कि वे यहाँ है। बेवक्त नगीना को नींद से उठाने का कोई तुक नहीं था। और फिर जोधा सिंह भी था। वह इस बात को हरगिज पसंद नहीं करता कि ये लोग उसके यहाँ पनाह ले। दोनों रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे और दरवाजा थपथपाया। अगली बार ही दरवाजा थपथपाने पर खुल गया। खोलने वाला गणपत था। उसने अंधेरे में भी तुरंत उन्हें पहचाना। वे भीतर आ गए। गणपत को रेस्टोरेंट के पीछे बना एकमात्र कमरा मिला हुआ था। तीनों उसमें पहुंच गए। गणपत के चेहरे पर गंभीरता थी। खामोशी को उसने ही तोड़ा। मैं अभी वहीं से लौटा हूं। गणपत का स्वर धीमा था। दूर से फायरिंग देख रहा था। तुम्हें भी देखा जब तुम गजाला को कवर करके ले जा रहे थे। उसके बाद भी तुमने जो कुछ किया सब देखा। अब यह मामला उतना सीधा नहीं रहा जितना कि पहले था। गुमान सिंह को तुम नहीं जानते। आज जो कुछ भी हुआ उसका फैसला होकर रहेगा और फैसला गुमान सिंह के हक में ही होगा। देखेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए सिगरेट सुलगा ली। हम यहाँ रात बिताने आए हैं। गणपत ने कुछ ना कहा। इस कमरे में हम तीनों सो सकते हैं। रात बीत जाएगी, हम यहाँ हैं। इस बारे में तुम जोधा सिंह को बोलना नहीं। उसे हमारा इन हालातों में यहाँ रहना ठीक नहीं लगेगा। गणपत ने सिर हिला दिया। नगीना मैम साहब ने कह रखा है कि जब भी आप लोग आए आपकी हर संभव सहायता की जाए। गणपत ने आहिस्ता से सिर हिलाकर कहा। तो फिर देर किस बात की? फटाफट हमारे बिस्तरे तैयार करो। जगमोहन क्या उठा। गजाला की हालत तो पागलों जैसी हो रही थी। वह बंगले में पहुंची तो सिर से पांव तक क्रोध की आग में झुलस रही थी और क्रोध का ढेर देवराज चौहान के ऊपर था, जिसने उसे रिवॉल्वर के दम पर अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दिया था। वरना वह वक्त दूर नहीं था कि ज्वाला की लाश उसके पांवों में पड़ी होती। बहरहाल ज्वाला के बारे में तो उसे खास चिंता न थी, न ही देवराज चौहान और जगमोहन के बारे में चिंता थी। वह जानती थी कि ये लोग अब ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाले नहीं। हद हुई तो कल तक इन लोगों का काम तमाम हो जाएगा। बन्ने शाह, गजाला जैसे फुफकार उठी, अपनी पूरी तैयारी रखना। कल का दिन फैसले का दिन होगा। ज्वाला, देवराज चौहान और जगमोहन की लाशों को घोड़ों के पीछे बांधकर मंगोलिया के सड़कों पर घुमाकर मंगोलिया वालों को दिखाना है कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। और पापा से इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना। कल सुबह हम खुद ही पापा से बात करेंगे। इतना कहकर वो अपने बेडरूम में गई और भीतर से सिटकनी चढ़ा दी। चेहरे पर छाए क्रोध की परतें एक तरफ होने लगी, परंतु तनाव अभी भी चेहरे पर व्याप्त था, जो कि धीरे धीरे ही समाप्त होना था। क्रोध भरे अंदाज में उसने अपने कपड़े उतारे और बाथरूम में चली गई। 10 मिनट बाद जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो सिर से पांव तक कयामत लग रही थी। भीगे बाल, खिला शरीर पर नाइटी थी जो कि पिंडलियों तक जा रही थी। भीग कर वह शरारा बन गई थी। नाइटी के भीतर विस्फोटक शरीर पूरी तरह नुमाया हो रहा था। थापर की निगाहें उसके जानलेवा शरीर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। 2 पल के लिए तो जैसे वह सब कुछ भूल बैठा था, अपलक उसे सिर से पांव तक देखे जा रहा था। गजाला आगे बढ़ी और ड्रेसिंग टेबल के नजदीक पहुंचकर तिपाही पर बैठी और खुद को शीशे में निहारने लगी। 2 पल भी ना बीते होंगे कि वह तिपाही से उछलकर खड़ी हो गई। शीशे में उसे थापर का अक्स दिखाई दिया था, जो कि रिवॉल्वर थामे सोफे की कुर्सी पर आराम से बैठा था। गजाला तेजी से पलटी। थापर से उसकी निगाहें मिली। गजाला की आंखों में जहां भर का आश्चर्य फैलता चला गया। थापर का उसके बेडरूम में होना वास्तव में हैरान कर देने वाला था। जहां बिना इजाजत मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकती, वहां थापर प्रवेश करके आराम से बैठा था। तुम? हक्की बक्की सी गजाला के होठों से निकला। थापर के होठों पर सर्द मुस्कान बिखरती चली गई। गजाला तेजी से अपने कपड़ों की तरफ लपकी। कपड़ों में मौजूद रिवॉल्वर को हाथ में लेना चाहती थी, परंतु उसके कपड़ों में रिवॉल्वर नहीं थी। वह पलटी और दांत भींचकर थापर को देखने लगी। थापर ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। यह तुम्हारी ही है। तुम भीतर कैसे आ गए? ज्वाला का चेहरा धधक उठा। मुझे कहीं भी जाने और आने में परेशानी नहीं। थापर ने कटुता भरे लहजे में कहा। मुझे थापर कहते हैं, मुंबई वाला थापर। यह ठीक है कि मैं 1.25 साल कैद खाने में बंद रहा। वहां से निकल पाना इतना आसान नहीं था। फिर देवराज चौहान की वजह से निकल आया। बाहर घूम रहे चंद पहरेदार मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। क्यों आए हो यहाँ? तुमने मुझे ज्वाला के यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अब जाता कहाँ? एक यही जगह सुरक्षित नजर आई जहां मुझे कोई खतरा ना था, तो यहाँ आ गया।
तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा हुआ जो खुद ही यहाँ आ गए। मैं थापर धीमी किंतु सर्द हंसी हंसा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो हो गया उसे भूल जाओ, अब मेरा वक्त है। यहाँ आने का एक कारण और भी था, अपने बदन पर पड़े कोड़ों का हिसाब भी तो करना है। तुम, गजाला के होठों से फुफकार निकली, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी एक आवाज पर यहाँ दसियों हथियारबंद आदमी आ जाएंगे। यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारी लाश को उठाकर ही बाहर फेंका जाएगा। मौत की मान में फंस गए थापर। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ। थापर ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, बुलाओ पहरेदारों को। गजाला खामोशी से दांत पीछे खड़ी रही। बुलाओ, जल्दी करो, मैं भी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। गजाला तेजी से आगे बढ़ी और दीवार पर लगा बटन दबा दिया। थापर हंसा, कोई फायदा नहीं, उस बटन को मैं पहले ही खराब कर चुका हूँ। गजाला वहशी अंदाज में दरवाजे की तरफ लपकी और हैंडल दबाकर दरवाजा खोलने की चेष्टा की, परंतु वह नहीं खुला। दरवाजा लॉक्ड है और चाबी मेरी जेब में है, थापर ने शांत स्वर में कहा। गजाला फुफकारती हुई पलटी। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ और यहाँ का सारा सिस्टम देख चुका हूँ। यहाँ का दरवाजा बंद होते ही यह कमरा साउंड प्रूफ हो जाता है। भीतर की आवाज बाहर और बाहर की आवाज भीतर नहीं आ सकती। अगर किसी ने तुमसे बात करनी होगी तो वह केवल इंटरकॉम पर होगी, समझी? यह कमरा नहीं, पिंजरा है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा शिकारी है थापर। गजाला ने होठ खींच लिए। एक बात कहूं? थापर उठ खड़ा हुआ, रिवॉल्वर उसने जेब में डाल ली। गजाला कुछ ना बोली। तुम जो भी हो, बात की बात है, लेकिन हो बड़ी खूबसूरत। गजाला की मुद्रा में तनिक फर्क नहीं आया। तुम्हारे इस शरीर को किसी ने इस्तेमाल किया कि नहीं? जिसने भी करने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। गजाला वहशी स्वर में गुर्रा उठी। क्यों, तुम्हारे जिस्म में जहरीले कांटे लगे कि सामने वाला आगे बढ़ ही ना सके? रुक जाओ थापर, गजाला ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा, वरना। थापर आगे बढ़ने के बाद रुकता नहीं है। मुंबई वाला थापर हूं मैं, जो सोच लिया वह सोच लिया। अपने शरीर पर पड़े कोड़ों का हिसाब तो मुझे करना ही है। वह हिसाब मैं तुम्हारे जिस्म को तोड़ कर करूंगा, तुम्हारा घमंड तोड़ कर करूंगा। तुम बुरे इरादों से मुझे छू भी नहीं सकोगे और ना ही यहाँ से जिंदा बाहर। दोनों बातें होगी, तुम्हें छू भी लूंगा और जिंदा बाहर भी निकलूंगा। मुंबई वाला थापर जब हिसाब करने पर आता है तो करके ही वापस लौटता है। थापर धीरे धीरे उसकी तरफ दृढ़ता भरे कदमों से बढ़ा जा रहा था। जब गजाला ने देखा कि थापर उसके सिर पर पहुंचता जा रहा है तो दांत भींचकर उसने उछाल भरी और सीधी थापर से जा टकराई। थापर सावधान था, परंतु उसे आशा नहीं थी कि गजाला ऐसा दुस्साहस करेगी। गजाला का शरीर थापर से जा टकराया। थापर के पांव उखड़े, वह पीठ के बल नीचे जा गिरा। गजाला भी गिरी। अगले ही पल दोनों उछलकर खड़े हो गए। तो ऐसे मौके पर तुम हाथ पांव भी आजमाती हो? थापर व्यंग से हंसा। और कोशिश कर लो। गजाला के होठों से पुनः गुर्राहट निकली। उसका जिस्म पुनः उछला, परंतु इस बार वह अपनी कोशिश में कामयाब न हो पाई। थापर सावधान था। उसने तुरंत गजाला के शरीर को दोनों हाथों से भींच लिया। गजाला चीखी, तड़पी, परंतु वह मुंबई वाला थापर था और वह थापर की पकड़ में। आजाद होना आसान नहीं था। थापर ने उसे खूबसूरत बेड पर पटका और उठने का मौका ही नहीं दिया। गजाला नीचे की नीचे ही रह गई। गजाला थापर के सामने टिक न सकी। सुबह 4 बजे थापर ने कपड़े पहने और चलने को तैयार हो गया। तुम, थापर कहर भरे स्वर में बोला, अपने ही घर में ढेर सारे पहरेदार होते हुए भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकी तो घर से बाहर क्या हिफाजत करोगी अपनी? तुम और तुम्हारा बाप खुमान सिंह खोखला है, कोई दम कम नहीं है तुम लोगों में। यूं ही मंगोलिया में हवा बने बैठे हो। गजाला के शरीर पर चादर पड़ी थी, सर्द निगाहें थापर पर टिकी थी। लेकिन यह बात कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि तुम्हारा शरीर वास्तव में बंदूक की गोली की तरह है, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इसे सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है। मेरे लिए तुमने बरसों से इसे संभाल कर रखा, उसके लिए शुक्रिया। थापर, एकाएक गजाला के होठों से सख्त स्वर निकला। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अवश्य, कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई वाला हूँ ना, इसलिए सौदेबाजी मैं मुंबई में ही पटाता हूँ। जब तक मैं मंगोलिया में हूँ तुम किसी भी चीज की कीमत मुझसे नहीं ले सकती। गजाला कठोर निगाहों से उसे देख रही थी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बेहोश करता जाऊंगा ताकि मेरे निकलने में तुम कोई अड़चन ना पैदा कर सको। थापर आगे बढ़ा। गजाला ने खुद को बचाने की जरा भी चेष्टा नहीं की। शायद वह जानती थी कि उसका ऐतराज चलने वाला नहीं है। थापर ने गजाला को बेहोश किया, फिर जिस सुरक्षित रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकल गया। अंधेरे में एक जगह घोड़ा बांध रखा था जो कि उसने किसी का चोरी किया था। वहां से थापर सीधा ज्वाला के ठिकाने पर पहुंचा। वहां सब कुछ ठीक ठाक पाकर उसे खुशी हुई। थापर को वापस आया देखकर ज्वाला के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। थापर ने ज्वाला से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि गजाला को वह कैसी सजा देकर आया है। वह उसका और गजाला के बीच का जाति मामला था। सुबह के 8 बज रहे थे। जोधा सिंह नहाकर बाथरूम से निकला। बदन पर धोए हुए प्रेस कपड़े पहने थे। शीशे के सामने खड़े होकर उसने गीले बालों को ठीक किया। तभी नगीना ने भीतर प्रवेश किया। वह भी तैयार नजर आ रही थी। 9 बजे रेस्टोरेंट खुलने का समय था और हमेशा की भांति गणपत ने 8:30 बजे नाश्ता तैयार करके उसके सामने रख देना था। जोधा सिंह नगीना को देखकर मुस्कुराया। ज्वाला का क्या हुआ? जोधा सिंह ने पूछा।
खास कुछ नहीं, गणपत बता रहा था कि देवराज चौहान ने बीच में दखल देकर गजाला को वहां से वापस जाने पर मजबूर कर दिया और इस लड़ाई में चचा के कम और गजाला के ज्यादा आदमी मारे गए। नगीना ने जवाब दिया। गणपत ने उसे यह भी बता दिया था कि रात से ही देवराज चौहान और जगमोहन उसके कमरे में है, परंतु नगीना ने यह बात जोधा सिंह को ना बताई। जोधा सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। पापा, बन्ने शाह आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, नगीना बोली। जोधा सिंह ने आंखें सिकोड़कर नगीना को देखा। वह नीचे है, भिजवा दूं उसे ऊपर? नहीं, मैं खुद नीचे जाकर उससे मिलाऊंगा। जोधा सिंह नीचे पहुंचा। नीचे जाने से पहले वह कमर में होल्स्टर की पेटी बांध चुका था। बन्ने शाह ने उसे देखा तो मुस्कुराकर सिर हिलाया। शुभ प्रभात जोधा सिंह। जोधा सिंह ने सिर हिलाकर सिगरेट सुलगाई। खुमान सिंह ने तुम्हें याद किया है, बन्ने शाह पुनः बोला। क्यों? जोधा सिंह का स्वर शांत था। मैं नहीं जानता। यह कभी हो सकता है कि खुमान सिंह मुझे याद करे और कारण तुम्हें मालूम न हो बन्ने शाह। मुझे नहीं मालूम। सुबह सोकर उठते ही खुमान सिंह का आदेश मिला। बन्ने शाह ने कहा, ठीक है तुम जाओ। आ रहे हो? हाँ। बन्ने शाह चला गया। जोधा सिंह वापस ऊपर आया। खुमान सिंह ने बुलाया है, नगीना की आंखों में प्रश्न देखकर जोधा सिंह ने कहा। क्यों? कह नहीं सकता, लेकिन जो भी बात होगी ज्वाला से ताल्लुक रखती होगी, रात वाले हादसे से मेल खाती होगी। जोधा सिंह ने फेल्ट कैप उठाकर सिर पर रख ली, फिर होल्स्टर में से रिवॉल्वर निकालकर उसका चेम्बर चेक किया और फालतू राउंड जेब में डाले। लेकिन आपका ज्वाला के मामले से लेना देना क्या है? कोई लेना देना नहीं, जोधा सिंह ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर खुमान सिंह ने आपको बुलावा क्यों भेजा? कोई बात करना चाहता होगा, जोधा सिंह ने कहा और बाहर निकल गया। जोधा सिंह खुमान सिंह के बंगले पर पहुंचा। वहां मौजूद हर पहरेदार उसे देखकर मुस्कुराया। आज जोधा सिंह 7 बरस के बाद खुमान सिंह के बंगले के भीतर कदम रखने जा रहा था और बरसों जोधा सिंह खुमान सिंह का सबसे खतरनाक लड़का रहा था। खुद खुमान सिंह भी जोधा सिंह की इज्जत करता था, परंतु खून खराबे से जोधा सिंह को नफरत होते ही उसने मंगोलिया से रुखसत ले ली और नगीना रेस्टोरेंट में व्यस्त हो गई थी। जोधा सिंह को फौरन खुमान सिंह के सामने पेश किया गया। 60 बरस का खुमान सिंह पतले बदन का था। उसके बाल चांदी की भांति सफेद थे। रेगिस्तानी धूप ने उसके चेहरे को तवे के समान काला कर रखा था, ऐसा काला कि जैसे कोयला हो। धूप ने उसकी आंखों को जैसे हमेशा के लिए सुर्ख कर दिया था। उसके चेहरे की तरह ही उसके हाथ पांव भी स्याह थे। कद 6 फीट के करीब था। काले गाल पिचककर अंदर की तरफ धंसे हुए थे। उसके हाव भाव में खतरनाक वहशीपन झलक रहा था। कुल मिलाकर हमेशा की तरह वह दरिंदगी का जीता जागता नमूना लग रहा था और आज तक उसने दरिंदगी ही की थी। लोगों को मौत की नींद सुलाना उसका पेशा था। इसी कारण खूंखारता जैसे उसका लाइसेंस बन गई थी। जब तक वह किसी को लूट कर कत्लेआम न करे तब तक उसे खाना हजम नहीं होता था, और अब तो उसे मुद्दत हो गई थी खून खराबे से दूर रहकर। पुरानी आदतें जाती कहाँ है। अब भी कई बार खून उछाले मारता खून खराबा करने, कत्लेआम करने को, परंतु अपनी इस इच्छा को वह दबा कर रह जाता। कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी उसे। खून खराबा करके उसने वैसे ही अरबों की दौलत इकट्ठी कर रखी थी। दादा मंगल सिंह और पिता जवाहर सिंह भी उसके लिए अरबों रुपये छोड़ गए थे। अब तो वह सिर्फ शांति से भरी जिंदगी बसर कर रहा था। छोटे मोटे मसले गजाला ही निपटा लेती थी। उसे गजाला पर गर्व था कि वह लड़की होकर भी खतरनाक लड़ाका है। इस समय वह बंगले के विशाल ड्राइंग रूम में सिल्क का खूबसूरत गाउन पहने मौजूद था। हाथ की उंगलियों में हीरे की बेशकीमती अंगूठियां मौजूद थी। ड्राइंग रूम में देश विदेश की कीमती चीजें सजावट के तौर पर मौजूद थी, और तो और फर्श पर ईरानी कालीन बिछा हुआ था। कोई भी नहीं कह सकता था कि रेगिस्तान में बने छोटे से कस्बे मंगोलिया की धरती पर मौजूद बंगले का भीतरी हिस्सा है यह। बन्ने शाह जोधा सिंह के साथ आया था। खुमान सिंह जोधा सिंह को देखकर ही ठठाकर हंस पड़ा। वाह! खुमान सिंह जोधा सिंह को गले लगाता हुआ बोला, तुम तो वैसे के वैसे ही हो जैसा कि मैंने तुम्हें 7 साल पहले देखा था। जोधा सिंह मुस्कुराया। मेरे काम से अलग क्या हुए? तुम तो कभी मिलने भी नहीं आए। अरे भाई, कभी तो आ जाते पुरानी यादें ताजा करने। खुमान सिंह ठठाकर हंसा। तुम तो जानते हो खुमान सिंह, अब मैं मंगोलिया में नहीं रहता, कभी कभार ही आना होता है, जोधा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। खैर आओ बैठो। खुमान सिंह ने जोधा सिंह की बाह पकड़ी और उसे साथ लेकर सोफे पर जा बैठा। बन्ने शाह एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। तभी नौकर खाने पीने का सामान रख गया। खुमान सिंह और जोधा सिंह ने कॉफी का एक एक प्याला उठा लिया। खुमान सिंह कॉफी का घूंट भरते हुए जोधा सिंह बोला, पिछले 7 सालों में तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। आज किया तो कोई खास ही कारण होगा। हाँ। खुमान सिंह का चेहरा कठोर हो गया। अब मंगोलिया में कुछ अजीब सी बातें होने लगी है। कैद खाने में एक कैदी था पर देवराज चौहान और जगमोहन नाम के 2 आदमियों ने उसे कैद खाने से फरार करवा लिया। इस काम में तुम्हारे भाई ज्वाला ने मदद की, जबकि वे दोनों चंद रोज पहले ही मंगोलिया पहुंचे थे। समझ नहीं आता कि ज्वाला को उन दोनों में क्या नजर आया जो मेरे खिलाफ अपना सिर उठाने को तैयार हो गया। ज्वाला को देवराज चौहान और जगमोहन की मदद नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे खबर करनी चाहिए थी कि देवराज चौहान क्या करने का इरादा रखता है, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और तो और ज्वाला ने कल रात उस कैदी थापर को अपने आप पनाह भी दी। गजाला को मालूम हुआ तो वह अपने आदमियों के साथ ज्वाला के ठिकाने पर पहुंची।
परंतु ज्वाला ने खुद को और थापर को गजाला के हवाला करने की अपेक्षा मुकाबला किया, गोला बारूद का इस्तेमाल किया। बहरहाल ज्वाला बचता भी नहीं, परंतु बीच में देवराज चौहान ने फिर दखल दिया और रिवॉल्वर की नाल के दम पर गजाला को सब आदमियों के साथ वापस कर दिया। ये सब बातें आज सुबह गजाला ने मुझे बताई, वरना इससे पहले तो मैं थोड़ा बहुत ही जानता था। जोधा सिंह कॉफी के घूंट भरता खुमान सिंह की बातें सुन रहा था। मंगोलिया में आज तक किसी ने हमारे खिलाफ अपना सर और हथियार उठाने की हिम्मत नहीं की, परंतु अब ज्वाला ने कर डाली। यह बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वैसे तो यह मामला मैं भी निपटा सकता हूँ, मामूली बात है मेरे लिए, परंतु मैं चाहता हूँ कि इस मामले को तुम निपटाओ। देवराज चौहान, जगमोहन, ज्वाला और थापर को जिंदा या मुर्दा कैसे भी मेरे सामने पेश करो, ताकि मंगोलिया वालों को पता लग सके कि खुमान सिंह। जोधा सिंह ने उसकी बात काटी। खुमान सिंह ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। अब मैं किसी मामले में दखल नहीं देना चाहता, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। छोड़ा कहाँ है? अजगर खान से तुम्हारी ठनी पड़ी है, वह मेरा जाति मामला है। अजगर खान को मैं जब चाहूं निपटा दूंगा, लेकिन मैं किसी भी बाहरी मामलों में दखल नहीं दूंगा, जोधा सिंह ने स्पष्ट कहा। खुमान सिंह चेहरे पर गंभीरता लिए उठा और कमर पर हाथ रख के टहलने लगा। तभी गजाला भी वहां पहुंची। आज उसके चेहरे पर खुमारी टपक रही थी। रात थापड़ ने जो किया था उससे उसका अंग अंग फड़क रहा था। जोधा सिंह, तुमने 25 बरस मेरे साथ काम किया है, सैकड़ों को लूटा, हजारों के कत्ल किए, सब कुछ हमने एक साथ किया। कदम से कदम मिलाकर हम 25 साल चले। मैंने तुम्हें कभी भी अपने से जुदा नहीं समझा। यूं समझो कि मेरे सारे काम तुमने ही किए थे, मैं तो मात्र तुम्हारे कहने पर ही चला था अधिकतर। बहुत भरोसा है मुझे तुम पर, परंतु आज तुम इनकार करके मेरा भरोसा को तोड़ रहे हो। खुमान सिंह का स्वर गंभीर था। जोधा सिंह भी उठ खड़ा हुआ। वक्त वक्त की बात होती है खुमान सिंह, तुम्हारे भरोसे को मैंने हमेशा कायम रखा है। किसी बात से इनकार करना भरोसा तोड़ना नहीं होता। अगर आज भी मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा होता तो मैं इस काम को फौरन निपटा देता, लेकिन अब यह सब काम मैं छोड़ चुका हूँ। बहुत खून खराबा कर लिया, अब और कुछ नहीं करना चाहता। इन सब बातों से अजी जाकर ही तो मैं मंगोलिया से बाहर अकेले में रहने लगा हूँ, जोधा सिंह ने कहा। जोधा सिंह, खुमान सिंह सपाट स्वर में बोला, मैं चाहता हूं तुम मेरा यह काम करो। नहीं खुमान सिंह, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। नहीं? खुमान सिंह ने गुस्से में गर्दन घुमाकर उसे देखा। नहीं, जोधा सिंह ने शांत स्वर में कहा, खून खराबे वाला कोई काम नहीं। मतलब कि तुम मेरी बात को इनकार कर रहे हो? खुमान सिंह के होठ बिज गए। समझ लो ऐसा ही। मैं जानता हूं तुम यह काम क्यों नहीं करना चाहते, खुमान सिंह ने सख्त लहजे में कहा। क्योंकि ज्वाला तुम्हारा भाई है, देवराज चौहान और नगीना में याराना है, उसके खिलाफ तुम हथियार नहीं उठाना चाहते। खुमान सिंह, जोधा सिंह का चेहरा धधक उठा। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, अपनी जुबान पर काबू रखो। नगीना के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल मत करना। ज्वाला ने जो किया वह उससे खुद ही निपटेगा। ना तो मैं रात को उसकी तरफ से उसके बीच में आया, और ना ही अब तुम्हारी तरफ से ज्वाला के खिलाफ खड़ा होऊंगा, और ना ही किसी मामले में मैंने देवराज चौहान की किसी प्रकार सहायता की। सच पूछो तो देवराज चौहान को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत भी नहीं है। वह इतना खतरनाक योद्धा है कि उस जैसा मंगोलिया में कोई दूसरा है ही नहीं। वाह, जोधा सिंह देवराज चौहान के खतरनाक योद्धा होने का ऐलान कर रहा है। तुम अच्छी तरह जानते हो खुमान सिंह, मैं कभी झूठ नहीं कहता, गलत नहीं कहता। अच्छा यही होगा कि तुम यह काम बन्ने शाह के हवाले कर दो। मैं किसी भी हाल में इस मामले में दखल नहीं दूंगा। एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ देवराज चौहान है, जिसने अजगर खान के आदमियों की गोली से मेरी बेटी की जान बचाई थी। खुमान सिंह की आंखों में अंगारे नाच उठे। लेकिन मैं यह काम तुमसे कराना चाहता हूँ, मैं जवाब दे चुका हूँ। जोधा सिंह, खुमान सिंह का स्वर बेहद सख्त हो गया। मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे सिर्फ हाँ सुनने की आदत है। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि जोधा सिंह अपने फैसले नहीं बदला करता। खुमान सिंह में इतना दम अभी बाकी है कि वह दूसरों के फैसले बदल दे। यह बात तुम जोधा सिंह के लिए कह रहे हो? जोधा सिंह का चेहरा सुलग उठा। खुमान सिंह पलटा और जोधा सिंह की आंखों में झांकने लगा। तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रहे हो जोधा सिंह। मैं तुम्हें कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर रहा। तुमने जो कहा उसे कर सकने की स्थिति में नहीं हूं मैं। बात यहीं खत्म हो जाती है। खुमान सिंह इनकार नहीं सुनता जोधा सिंह। खुमान सिंह के गाल क्रोध से पिचककर और भी भीतर धंस गए। इनकार करने वाला यहाँ से सीधा कैद खाने जाता है, जहाँ से बाहर निकला ही नहीं जा सकता। और तुम भी कैद खाने जाने का रास्ता तैयार कर रहे हो। तुम मुझे कैद खाने की धमकी दे रहे हो? जोधा सिंह को धमकी? जोधा सिंह खुमान सिंह से बड़ा नहीं है, मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो तुम। मैं क्या हूँ यह तुम मुझसे भी अच्छी तरह जानते हो। 25 वर्ष तुमने जो मेरा रूप देखा है उसे भूला मत खुमान सिंह। जोधा सिंह के लहजे में दरिंदगी भरती चली गई। अगर तुमने मुझे कैद खाने का मुंह दिखाया तो यह हम दोनों में से किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। क्या ठीक होगा और क्या नहीं, यह हम बाद में तय कर लेंगे। खुमान सिंह की आवाज में वहशीपन का फूट आ गया। अब जरा सोचकर जवाब देना, मेरा कहा मानते हो या नहीं? नहीं। खुमान सिंह का चेहरा सुलग उठा। फिर तो तुम्हें मेरे कैद खाने में ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। जोधा सिंह का एक दरिंदा सा नजर आने लगा। खुमान सिंह, जोधा सिंह के होठों से मौत से भरा स्वर निकला। तुम 7 साल पहले वाले जोधा सिंह को फिर जिंदा करोगे कैद खाने में डालकर?
वह जोधा सिंह भी कैद खाने में ही एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। खुमान सिंह। जोधा सिंह के होठों से शेर की मानिंद दहाड़ निकली। जोधा सिंह कभी भी बेबस होकर नहीं जिया, अपने दुश्मनों के लिए मौत का तूफान बन जाता है। जोधा सिंह, मुझे कैद में मत डालना खुमान सिंह, बात को यहीं खत्म कर दो। खुमान सिंह ने ताली बजाई। अगले ही पल कमरे के पर्दों से निकलकर 12 हथियारबंद खतरनाक आदमी वहां प्रकट हो गए, जिनके हथियारों का रुख जोधा सिंह की तरफ था। अपने इनकार का नतीजा देख रहे हो ना जोधा सिंह? खुमान सिंह बोल रहा है। कैद खाने में भेज रहे हो मुझे? जोधा सिंह के स्वर में मौत की सी गुर्राहट थी। हाँ, कैद खाना ही तुम्हारी जिंदगी की आखिरी मंजिल है। खुमान सिंह ठहाका लगा उठा। रही बात ज्वाला और देवराज चौहान के मामले की, वह तो मैं पलक झपकते ही निपटा लूंगा। खुमान सिंह, जोधा सिंह दहाड़ उठा, मुझे कैद खाने भेजने का नतीजा देख लेना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। तुम 7 बरस पहले के जोधा सिंह को भूल रहे हो, जिंदा कर रहे हो उसे वापस। पकड़ लो उसे। खुमान सिंह ने गुर्राहट भरे लहजे में आदेश दिया। अगले ही पल 4 लड़ाकों ने जोधा सिंह को गिरफ्त में ले लिया। इसे कैद खाने में ले जाओ, आज से यह कैद खाने का कैदी बनकर रहेगा। खुमान सिंह ने दांत बीचकर सख्त स्वर में कहा। खुमान सिंह। जोधा सिंह के गले से ऐसी दहाड़ निकली कि जिससे वहां की दीवारें तक कांप उठी। दरिंदा बन गया था जोधा सिंह। क्रोध की अधिकता के कारण उसका जिस्म कांप रहा था, आंखें सुर्ख हो गई थी। खुमान सिंह के पंजे में फंस गया था वह। दोस्तों, इस बेहद शानदार कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े से मिलने के लिए देवराज चौहान और जगमोहन तैयार हुए। 2 बार नगीना देवराज चौहान से मिलने आ चुकी थी। दिन के 11 बज रहे थे। वानखेड़े से बात करना जरूरी थी। अगर उसने ट्रांसमीटर से सब इंस्पेक्टर जरीवाला को मैसेज पास कर दिया कि सरकार मंगोलिया पर कब्जा करने के लिए आ जाए, यह मुनासिब वक्त है, तो भारी मुसीबत हो जाएगी। खुमान सिंह का खजाना लूटना तो दूर, उन्हें खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां आते ही सरकारी जवानों ने तगड़ी किलेबंदी करके कानून के वांटेड अपराधियों को पकड़ना है, जो कानून के डर से मंगोलिया में पनाह लिए हुए हैं। वानखेड़े को रोकना आवश्यक था। यह जरूरी था कि उसे सारी बात बताकर मोटा लालच दिया जाए। इससे वह कुछ देर रुक सकता था और उनकी 40 अरब की लूट सफल हो सकती थी। देवराज चौहान को पूर्ण विश्वास था कि वानखेड़े उनकी बात हर हाल में मानेगा। गणपत सुबह से ही उनकी सेवा में हाजिर था। जोधा सिंह कहाँ है? देवराज चौहान ने उससे पूछा। बाहर गया है। गणपत बोला। आप दोनों का एक साथ यहां से बाहर निकलना ठीक नहीं। बेहतर होगा एक एक करके निकलें। दाईं तरफ गली के मोड़ पर दोनों घोड़े मौजूद हैं। ठीक है, जगमोहन ने कहा। पहले मैं निकलता हूं। जगमोहन बाहर निकल गया। अब तुम निकल ही जाओगे? मैं रेस्टोरेंट जाऊं? गणपत निकल गया। 2 मिनट पश्चात देवराज चौहान इस बात पर विचार कर ही रहा था कि वहां से निकले, तभी नगीना ने बदहवासी की हालत में भीतर प्रवेश किया। उसकी आंखों में आंसू थे। नगीना की हालत देखकर देवराज चौहान चौंका। नगीना? देवराज चौहान के होठों से निकला। क्या हुआ? देवराज। नगीना बिलक उठी और आगे बढ़कर देवराज चौहान की बाहों में समा गई। पापा को खुमान सिंह ने कैद खाने में डाल दिया है। क्या? देवराज चौहान ने चौंक कर नगीना को खुद से जुदा किया। क्या कह रही हो? मैंने सही कहा है। खुमान सिंह के कहने पर बन्ने शाह अभी खबर देकर गया है कि अब जोधा सिंह कभी वापस नहीं लौटेगा। देव, मेरे पापा अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। खुमान सिंह के कैद खाने से बाहर आना संभव नहीं। मेरे पापा। नगीना बिलक रही थी, तड़प रही थी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। देवराज चौहान के चेहरे पर अब गंभीरता के भाव थे। खुमान सिंह ने जोधा सिंह को कैद खाने में क्यों डाला? बन्ने शाह बता रहा था कि खुमान सिंह चाहता था जोधा सिंह उसके दुश्मन ज्वाला और देवराज चौहान को समाप्त करे, परंतु पापा ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी कारण खुमान सिंह ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। देवराज चौहान का चेहरा आंख के गोले के समान सुर्ख हो उठा। ज्वाला को मालूम है यह सब? नहीं, बन्ने शाह अभी तो बताकर गया है। चाचा को कहां से मालूम होगा? देव, अब मेरे पापा कभी कैद खाने से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वह वहीं सिसक कर मर जाएंगे। मैं कभी भी अपने पापा को देख नहीं पाऊंगी। नगीना निरंतर रोई जा रही थी। देवराज चौहान ने नगीना के दोनों कंधों पर हाथ रखा। निगाहें उठाकर नगीना ने पहली बार देवराज चौहान को देखा तो उसी समय उसकी आंखों से बहते आंसू थम गए। देवराज चौहान को इस रूप में उसने पहले कभी ना देखा था। वैशी, दरिंदा और बेहद खूंखार लग रहा था देवराज चौहान। नगीना, देवराज चौहान की आवाज में खूंखारता का समावेश था। मैं, देवराज चौहान, तुमसे वायदा करता हूं कि तुम्हारे पापा यानी कि जोधा सिंह को खुमान सिंह के कैद खाने से बाहर निकाल कर रहूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। जोधा सिंह बहुत जल्द कैद खाने से बाहर होगा। खुमान सिंह आज तक मेरे रास्ते में नहीं आया था। उसकी मेरी सीधे तौर पर कोई अदावत नहीं थी, परंतु अब दुश्मनी पैदा हो गई है। बहुत महंगी पड़ेगी उसे। देवराज चौहान से दुश्मनी। मंगोलिया में खुमान सिंह का नाम अब नहीं बचेगा। अपना वायदा तुम भूल तो नहीं जाओगे मेरे पापा?
देवराज चौहान अपना वायदा अपनी जान देकर भी पूरा करता है। देवराज चौहान के चेहरे पर खूंखारता के असीम भाव देखकर नगीना मन ही मन सिहर उठी। दरवाजे पर आ खड़ा हुआ जगमोहन भी गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान का ऐसा खूंखार रूप उसे बहुत कम देखने को मिला था, और जब देखा तो खून के दरिया बह उठे थे। लोगों ने डर कर घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। पागल, वहशी, खूंखार दरिंदे के सामने फिर कोई टिक ना सका था, और इस समय ऐसा ही नजर आ रहा था देवराज चौहान। पागल मत बनो ज्वाला, देवराज चौहान ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाया। होश में आओ, इस तरह होश खोने से सिवाय नुकसान के और कुछ भी हासिल ना होगा। ज्वाला के होठ बिछे हुए थे, चेहरा भयानक हो रहा था, बेहद खूंखार भाव थे चेहरे पर। आंखें भभक कर लाल सुर्ख होकर सुलग रही थी। मुठ्ठियां भींचे वह देवराज चौहान की आंखों में कई पलों तक देखता रहा, और देवराज चौहान उसकी आंखों में। पास में जगमोहन और धर्मराज खड़े थे। यह ज्वाला का ठिकाना था। उस कुत्ते खुमान सिंह ने मेरे भाई जोधा सिंह को बिना वजह अपनी दादागिरी के दम पर कैद खाने में डाल दिया, और तुम कहते हो कि मैं चुप रहूं, कुछ ना करूं? ऐसा नहीं हो सकता। खुमान सिंह की नहीं चलेगी, उसका वक्त खत्म हो चुका है। मंगोलिया में अब ज्वाला का नाम चलेगा, ज्वाला ही ज्वाला होगा हर तरफ। मंगोलिया सिर्फ उसी की मिल्कियत है जो ताकत रखता है, और मेरे पास ताकत की कमी नहीं है देवराज चौहान। इस आंख को अब सारा मंगोलिया देखेगा कि ज्वाला जब भड़कता है तो ज्वालामुखी से कम खतरनाक नहीं होता, सब कुछ राख कर देता है। जोधा सिंह को कैद खाने में रखना संभव नहीं जब तक कि ज्वाला जिंदा है। मैं ज्वाला, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कष्ट लेते हुए गंभीर स्वर में कहा। मैं भी मानता हूं कि खुमान सिंह ने जोधा सिंह को इस तरह कैद खाने में डालकर बहुत गलत काम किया है। जोधा सिंह को कैद करने का खुमान सिंह को कोई हक नहीं था, लेकिन होश खोकर खुमान सिंह के खिलाफ कोई भी कदम जल्दबाजी में उठा लेना वह और भी गलत बात है। इससे हमें और जोधा सिंह को नुकसान हो सकता है। तो क्या तुम चाहते हो मैं अपने भाई के साथ बेइंसाफी होती देखकर भी हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? ज्वाला के होठों से गुर्राहट निकली। नहीं देवराज चौहान, मेरा भाई इतना सस्ता नहीं है कि मैं। कौन कहता है सस्ता है जोधा सिंह? तुम्हारा तो भाई है, जबकि मेरा तो उससे चंद मुलाकातों से ज्यादा का रिश्ता नहीं है। और इस पर भी मैं तुमसे वायदा करता हूं कि जोधा सिंह को मैं बहुत जल्द ही खुमान सिंह की कैद से छुड़ा लूंगा। यही वायदा मैं नगीना से करके आ रहा हूं। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सुलगते स्वर में कहा। लेकिन हर काम सोच समझकर, हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, जबकि सामने खुमान सिंह जैसा दुश्मन हो तब। तो क्या तुम चाहते हो मैं अपने भाई पर जुल्म होता देखकर, उसे कैदी बना देखकर खामोश बैठा रहूं? नहीं देवराज चौहान, यह मेरा मामला है और इससे मैं ही निपटूंगा। नहीं, देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी सिमट आई थी। तुम इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाओगे। यह काम दिल से नहीं दिमाग से होना चाहिए। तुम दिल से काम लोगे, जबकि मैं दिमाग का इस्तेमाल ही करूंगा। मत बोलो कि हमारे सामने जोधा सिंह को छुड़ाना आखिरी मकसद नहीं है, कुछ और भी करना है। मुझ पर भरोसा रखो, बहुत जल्द जोधा सिंह तुम्हारे सामने होगा। बहुत जल्द? कैसे? होठ बीचे ज्वाला ने पूछा। इस बारे में मैं शाम को आकर तुमसे बात करूंगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ज्वाला खूनी निगाहों से देवराज चौहान की आंखों में झांकता रहा। तो मैं विश्वास करूं कि तुम जोधा सिंह को लेकर खुमान सिंह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए सख्त स्वर में कहा। ज्वाला की मुद्रा में कोई फर्क न आया। ज्वाला, देवराज चौहान की आवाज में निर्णायक भाव आ गए। अगर तुमने इस बारे में अपनी मर्जी से कोई कदम उठाया तो हमारी दोस्ती खत्म समझना। तुम जोधा सिंह को कैसे वहां से निकालोगे? ज्वाला ने पूछा। बड़े आराम से। कैसे? यह कैसे भी तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। लेकिन इतना ध्यान में रखना कि इस काम में जरा भी खून खराबा नहीं होगा, और तुम जो करोगे उसमें सिवाय खून खराबे के कुछ ना होगा। जोधा सिंह को भी वहां से पा नहीं सकोगे, और खुमान सिंह को भी कम मत आंको। जिस शख्स ने मंगोलिया पर अपनी धाक जमा रखी है वह कम ताकत वाला नहीं होगा। ऐसे इंसान से सीधे सीधे टकराना नुकसान का सौदा हो सकता है। तुम अपनी सारी ताकत यहाँ कायम करके रखो, हर समय तैयार रहो। गजाला कभी भी तुम पर हमला कर सकती है, पहले उससे निपटो, उसका मुकाबला करो, उसे मुंह तोड़ जवाब दो। इस समय सबसे अहम काम यही है। ज्वाला ने कुछ ना कहा। मैं शाम को आता हूँ, देवराज चौहान ने कहा, और जगमोहन के साथ पलटकर बाहर निकल गया। वहां कई पलों तक चुप्पी छाई रही। खामोशी को धर्मराज ने तोड़ा। जोधा सिंह तुम्हारा भाई है, तुम्हें इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए। वह ज्वाला ने हाथ उठाकर धर्मराज को चुप रहने को बोला। ठीक कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारी राय से इत्तेफाक रखता हूँ धर्मराज। ज्वाला का लहजा क्रोध और व्याकुलता से भरा हुआ था, लेकिन मैं देवराज चौहान की भी अनदेखी नहीं कर सकता। उसने जो भी कहा है सही कहा है, पहले उसे देख लेते हैं वह क्या करता है, नहीं तो हमारे पास अपना ढंग तो है ही। देवराज चौहान ने एक बात यह भी ठीक कही कि खुमान सिंह के साथ टकराने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकत का नहीं। ताकत तो चाहिए ही, उसके बिना तो हर काम अधूरा है।
खैर फिलहाल तो हमें यहाँ अपनी ताकत को हर समय तैयार करके रखना चाहिए। गजाला कभी भी हमला बोल सकती है, ज्वाला ने होठ बीच कर कहा। शाम को जोधा सिंह के मुद्दे पर देवराज चौहान से खुलकर बात करेंगे। जो भी हो, कुमान सिंह को अपने इस कदम की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ज्वाला के जिंदा होते हुए कुमान सिंह बिना वजह जोधा सिंह को कैद खाने में डाल दे, यह कैसे संभव है? कतई संभव नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कुमान सिंह के मनमानी करने का। ज्वाला के चेहरे पर बेहद खतरनाक भाव उमड़ आए थे। दोस्तों, इस तेजाबी आंख से भरी कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर, और इस कहानी का नाम है खूंखार, जो कि ज्वालामुखी नामक ऑडियो बुक का सेकंड पार्ट है। ज्वालामुखी का ऑडियो बुक 6 पार्ट में हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप पहले उन 6 एपिसोड्स को सुन लें, फिर इस पर आइएगा, तब आपको कहानी का पूरा मजमून पता चलेगा। फिलहाल मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।